रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इससे पहले गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने अम्मा बाद इससे पहले गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने शेयर मार्केट की कुछ बहुत बेसिक चीज़ें पेश की गई। जैसा कि मैंने कहा था कि आप इस कोर्स को आप तीन पार्ट के अंदर तकसीम कर सकते हैं। कितने पार्ट के अंदर तकसीम करते हैं? तीन पार्ट के अंदर तकसीम कर सकते हैं। पहला पार्ट कैसे खरीदेंगे, दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होगा जिसके जरिए से हम एक अच्छा स्टॉक मुंतखब करेंगे, या यूं कह लीजिए आसान जुबान के अंदर किसको खरीदेंगे। तो वो चॉइस करने की और स्ट्रोक सिलेक्शन की जो सलाहियत है वो धीरे धीरे यहाँ से उनके असबाब शुरू हो रहे हैं, वो आपके अंदर पैदा होगी। और उसके बाद जब उसको मुंतखब कर लेंगे कि फलां शेयर को हमने मुंतखब कर लिया, चलो तय कर लिया, ये खसूसियात होनी चाहिए, तो अब किस वक्त खरीदेंगे, किस वक्त तक के लिए खरीदेंगे, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए ये आगे के असबाब के अंदर आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आज समझने की चीज़ ये कि सेबी क्या होता है। सेबी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वो इदारा है जो शेयर मार्केट की मुकम्मल देखभाल, उसके रूल रेगुलेशन, कवायद, निज़ाम, उसूल ज़वाबित, ये मुकम्मल कंट्रोल करता है कि कोई फराड तो नहीं हो रहा, कोई चोरी चमारी तो नहीं हो रही है, कोई इसके कवानीन क्या बनने चाहिए वगैरह, यानी मुकम्मल देखभाल। जैसे आपके मदरसे के अंदर एक मोहतमिम होता है, तो मदरसे को पूरी तरीके से देखभाल करता है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, और फिर उसके उसूल ज़वाबित, कवायद मोहतमिम साहब देखते हैं। हर मुल्क के अंदर एक जिम्मेदार होता है, हर इदारे सूबे के अंदर, हर इदारे के अंदर, हर तंजीम के अंदर एक जिम्मेदार होती है। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर एक कानून बनाया गया जिसको कहते हैं सेबी एक्ट, यानी पूरा पार्लियामेंट से कानून पास हुआ, फिर उसका एक इदारा, जैसे वक्फ बोर्ड, फलाने बोर्ड, धमाके बोर्ड आप देखते हैं ना, तो इसी तरीके से सेबी बोर्ड एक बनाया गया, सेबी एक तंजीम बनाई गई, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो तंजीम, वो इदारा जो मुकम्मल शेयर मार्केट किया करता है, देखभाल करता है, तो ये सेबी ही होता है जिसके मैसेजेस वगैरह आपके पास आते रहते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपके मोहतमिम साहब, आपके जिम्मेदार हैं, इसमें ज्यादा कुछ समझाना नहीं है। अब आज का जो दूसरा अहम टॉपिक आपको समझाना है, शुरू होता है, वो ये है कि शेयर मार्केट के अंदर कंपनियों की तकसीम और कंपनियों की छटाई कैसे होगी। शेयर मार्केट के अंदर कंपनियों की तकसीम और कंपनियों की छटाई कैसे होगी, तो वो सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है, शेयर मार्केट के अंदर तकरीबन 6,000 5,000 कंपनियां मौजूद हैं। कैसे हम कंपनी का स्टॉक सिलेक्शन करेंगे? कि क्या किसी भी शेयर के अंदर हम जाकर के यूं ही पैसे डाल देंगे? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए थोड़ा सा वक्त खर्चा करना होगा। हम लोग चार पैसे कमाने के लिए सऊदी जाते हैं और मुंबई जाते हैं, पूरा पूरा दिन 12 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फिर जाकर के हमको 800 रुपया और कितना 1,000 रुपया हमारा बनता है। यानी माहाना सऊदी में अगर कोई माहाना 30,000 भी कमाता है तो बड़ी अच्छी उसकी तनख्वाह मानी जाती है। तो आप समझ लीजिए 12 घंटा वो ड्यूटी करता है, तब जाकर के उसका दिन का 1,000 रुपया बनता है। और आप यहाँ पर क्या, सिर्फ उंगलियों का खेल करना है और थोड़ा सा मेहनत आपको स्क्रीन के ऊपर करनी है। और थोड़ी मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए वही कि आप आराम से 1,500 दिन का निकाल सकते हैं इत्मीनान के साथ। अभी आज मैंने स्टेटस लगाया तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1,500 आप क्या इत्मीनान से निकाल सकते हैं। और मैं यही कहा भी करता हूँ कि 1,500 भी अगर कोई रोजाना निकाल ले, ज्यादा लालच ना करे, तो एक महीने के बाद में वो कम से कम 20 25 हजार प्रॉफिट आराम से बना सकता है। 20 25 हजार प्रॉफिट क्या कर सकता है, आराम से बना सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस चक्कर में न रहिए कि शेयर मार्केट के अंदर बस जुआ समझ करके पैसा लगाना, बल्कि थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मेहनत उससे कम होगी जो आप इमामत करते हैं, आप तदरीस करते हैं, उससे कम होगी जो आप नौकरी करते हैं, उससे कम होगी। पूरे 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके 700 800 कमाते हैं, उससे कम होगी, और पैसा उससे ज्यादा बनेगा। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। जो नहीं करेंगे तो फिर इधर उधर देखते रहेंगे। चलिए, शेयर मार्केट के अंदर कंपनियों की तकसीम कैसे की गई। जाहिर सी बात है, 5 6 हजार कंपनियां आपके सामने, तो कैसे हम धीरे धीरे उस कंपनियों की छटाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आप एक चीज सुनिए और समझिए इस चीज को। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि एक चीज होती है उसको हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, जितने शेयर के मजमूए और जो हिस्से टोटल बनते हैं उसको कहते हैं एक शेयर का ये हिस्सा, और उन तमाम शेयरों के हिस्सों की मजमूई कीमत को मिला करके जो बोला जाता है उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कंपनी के मजमूई शेयर, जैसे 1 लाख शेयर है कंपनी के, 1,000 शेयर कंपनी के, और उनके जितने पैसे मिला करके बनेंगे हिस्सों के, उसको मजमूए को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कुल जो शेयर बनते हैं उसकी कुल वैल्यू। तो अब शेयर मार्केट के अंदर कंपनियों की तकसीम जो सेबी ने की, वो किस प्रकार की, वो तीन किस्म की कंपनियों की तकसीम की है। सबसे पहले नंबर की ये है लार्ज कैप कंपनीज, दूसरी दर्जे कंपनीज मिड कैप यानी दरमियानी दर्जे की, और तीसरा नंबर की कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज।
अब इनकी जो तारीफ और उनका जो मैयार है वो दो हिसाब से है। सबसे पहले नंबर पर लार्ज कैप और मिड कैप यानी दरमियानी, और स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां। इनका मैयार क्या है? क्या बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई तो बड़ी हो जाएगी, और छोटी बिल्डिंग बनी हुई तो छोटी हो जाएगी, ऐसा मैयार है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी मैयार नहीं है, बल्कि इनके मैयार दूसरे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनियां, कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनियां हैं, उनको लार्ज कैप के अंदर रखा जाता है। 101 से लेकर के 250 तक की जो कंपनियां हैं उनको मिड कैप के दर्जे के अंदर रखा जाता है, और 251 से लेकर के इला आखिरी जितनी कंपनियां बचती हैं उनको किस दर्जे के अंदर रखा जाता है? उनको स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों के अंदर रखा जाता है। क्या मैयार है? जिनके पास में जो टॉप सबसे ज्यादा 100 कंपनियां जिनके पास पैसा बनता है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो लार्ज कैप, फिर 101 से 250 तक मिड कैप, और 251 से लेकर इला आखिरी जितनी बचती हैं वो किसमें आएंगी? सब स्मॉल कैप के अंदर आएंगी। पहला मैयार ये ठहराया गया। दूसरा मैयार ये ठहराया गया कि जिन कंपनियों के पास में 20,000 से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी ही है। अब वो कितनी भी हो सकती है, 200 भी हो, 150, एक 500, 700, कितनी भी हो सकती है, 20,000 करोड़। और जिन कंपनियों के पास में 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के दरमियान में, 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के दरमियान में मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, तो उसको आप मिड कैप के अंदर रखते हैं। अब वो कितनी भी तादाद हो सकती है, नंबर के हिसाब से अब नहीं देखना, पैसों के हिसाब से देखना है। और तीसरा मैयार है कि जिनके पास में 5,000 करोड़ से नीचे, जिनके पास में 5,000 करोड़ से नीचे, चाहे वो अब 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 1,000 करोड़ हो, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ से नीचे होनी चाहिए, वो सब के सब स्मॉल कैप के अंदर आएंगी। तो जब पूरी 6,000 कंपनियों को जब इस दर्जे के अंदर बांट दिया गया, तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इसके दरमियान से छटाई कैसे करेंगे, और कैसे धीरे 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 एक अच्छी कंपनी तक हम रसाई करेंगे अपनी, कैसे हम धीरे धीरे एक अच्छी कंपनी तक हम रसाई करेंगे, और कैसे अच्छी कंपनी तक हम पहुंच सकते हैं। अब इसकी छटाई शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि इन लार्ज कैप, मिड कैप में और स्मॉल कैप में कौन रिस्की होती है और कौन कम रिस्की होती है। देखिए, इनके अंदर जो लार्ज कैप कंपनी सबसे ज्यादा महफूज और सबसे ज्यादा कम नुकसान वाली, सबसे ज्यादा कम रिस्क वाली जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप वाली कंपनियां होती हैं, और सबसे आहिस्ता, सबसे स्लो और सबसे कम प्रॉफिट जो बना करके देने वाली होती हैं वो लार्ज कैप की ही कंपनी होती है। यानी जितना कम रिस्क होता है उतना ही कम नफा भी होता है। जाहिर सी बात, ये कंपनियां इतनी बड़ी होती, इतनी बड़ी होती, इतनी बड़ी होती हैं कि जाहिर सी बात है बहुत हाथी की चाल, धीरे 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 ऊपर की तरफ ही बढ़ती हैं। हमारी बात नहीं हमारी। और सबसे ज्यादा खतरे वाली कंपनी अगर कोई, और सबसे ज्यादा रिस्क वाले जो ग्रुप कंपनियों का है, वो स्मॉल कैप कंपनीज का है। लेकिन सबसे ज्यादा नफा बनाने वाली और सबसे जल्दी और तेजी के साथ में, ज्यादा वजह ये कहिए कि तेजी के साथ में, जल्दी के साथ में जो प्रॉफिट बनाने वाली कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं। यानी जितना इसके अंदर रिस्क है उतना ही इसके अंदर इनाम के भी चांसेस हैं, इनाम के भी चांसेस हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है इनका पैसा इतना कम होता है कि शेयर मार्केट के अंदर 1,000 2,000, यानी स्मॉल कैप की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, मतलब वैल्यू तो होती, यानी कहने मतलब है कि इनके पास जितना पैसा होता है ना, उतना तो बकिया बड़ी बड़ी कंपनियों का सूद में निकल जाता है, वो तो चाय पानी में निकल जाता होगा। पास हमारी नहीं हमारी। तो इसलिए जब इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो धम से डबल हो जाता है पैसा, यूं देखने के अंदर लगता है। तो सबसे ज्यादा महफूज, सबसे कम नफा देने वाली लार्ज कैप है, और सबसे हाई रिस्क वाली, ज्यादा रिस्क वाली, हाई रिस्क वाली, लेकिन सबसे तेज प्रॉफिट बना करके देने वाली स्मॉल कैप की कंपनीज हैं। बस हमारी की मिसाल इसकी मैं दिया करता हूँ। एक कंपनी है जो क्या है, 20,000 करोड़ की, कितने की, 20,000 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी। अगर कल को इस कंपनी के अंदर आपका शेयर लगा हुआ, आपने शेयर ले रखा है, इस कंपनी को 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, तो मुझे ये बताइए, जिसके पास में 20 रुपये हों या 20,000 रुपये हों, उसको 1,000 रुपया अगर दे दे, तो क्या 20,000 के मुकाबले में डबल टिबल नजर आएगा क्या? कुछ नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी जिसके पास 20 करोड़ है उसके पास 1 करोड़ का इजाफा हुआ तो बहुत कम लगेगा उसको। तो उस कंपनी के अंदर अगर 1 करोड़ का इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है बहुत, ये समझ लीजिए कि 20वां हिस्सा का इजाफा हुआ है। कितना? 20वें हिस्से का, बहुत कम, थोड़ा सा इजाफा उस कंपनी की मालियत के अंदर, तो उसी हिसाब से आपका शेयर भी थोड़ा सा चढ़ेगा। आसमानी नहीं मान रही, यानी अगर आपने उसमें 20 लाख लगाया होगा तो आपको भी 1 लाख मिल जाएगा इस हिसाब से, 20 करोड़ लगाया होगा तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा, यानी बहुत कम। या 20,000 करोड़ था तो आपका 1,000 करोड़, यानी कोई वैल्यू नहीं इतनी, मतलब वैल्यू का मतलब ये कि बहुत धीरे धीरे नजर आएगा। अच्छा, इसी 20,000 करोड़ में से अगर कंपनी को 1,000 करोड़ का नुकसान हो जाए, क्या हो जाए, तो क्या कंपनी डूब गई क्या? हमें 20,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ का जिसका नुकसान हो तो बहुत थोड़ा सा दिखने में लग रहा है,
इसी तरह 20 रुपया, 20 रुपये में से किसी का नुकसान कितना हो जाए, सिर्फ 1 रुपये का नुकसान, अभी भी उसके बाद 19 रुपये है। तो देखने में जब नुकसान हो गए यानी रिस्क बहुत कम है, रिस्क क्या बहुत कम है। इसी तरीके से जब नफा बढ़ रहा है तो वो भी बहुत कम नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी बड़ी ओवरऑल इतनी बड़ी हो चुकी है, वो बहुत धीरे 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 धीरे, हाथी का जिस्म है वो धीरे धीरे चलेगी, और जब गिरेगी भी तो थोड़ी धीरे 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 गिरेगी। बस हमारी ना हमारी अच्छा। और एक कंपनी जो सीधे क्या सिर्फ 1,000 करोड़ की कंपनी, यानी स्मॉल कैप की कैटेगरी की कंपनी। अब मुझे ये बताइए, कल को अगर इस कंपनी को, इसी को कहते हैं कि तुम्हारी शोहरत नई नहीं है, तुम्हारी ये दौलत बता रही है कि तुम्हारी शोहरत नई नहीं, क्या वो कैसे शेर है वो मिसरा है कि खुदा ने क्या नवाजा पहली सफ में आकर के बैठे, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम्हारी ये दौलत बता रही है कि शोहरत नई नहीं वगैरह वगैरह। अभी बताइए इस बेचारी कंपनी को, जो 1,000 करोड़ की कंपनी है, और बड़ी बड़ी कंपनियां 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ सिर्फ उसमें सूद में दे देती है, निकाल देती है। इस बेचारी की औकात ही 1,000 करोड़ की, कल को इसको 1,000 करोड़ का नफा हो जाए ना तो देखने में लगेगा डबल हो गई। तो इसमें अगर आपके शेयर लगोगे ना तो वो भी डबल हो जाएंगे, यानी 1 लाख अगर आपका लगा तो 2 लाख बन गया उसको सीधे सीधे। बात हमारी की नहीं, क्यों भाई उसकी औकात ही 1,000 की थी। भाई ये बताइए, अगर हम मौलवियों को, अगर हम लोग की तनख्वाह 10,000 होती, 5,000 होती, 15,000 होती, अगर हमको कोई 1 लाख दे दे या 20,000 दे, हमको लगेगा कि बहुत पैसा मिल गया यार, मतलब एक अजीब सी फीलिंग आएगी। लेकिन जिसकी 1 लाख तनख्वाह हो, उसको 15-20 हजार दिया जाए तो उसको फर्क पड़ने वाला है, मैं यार ये क्या हुआ, ये तो हमारा चाय पानी में वाईफाई का रिचार्ज भी निकल जाता है। बात समझ में, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। बात समझ में तुम्हारी, तो आप देखिएगा उतने ही पैसे से कैसे स्मॉल कैप में, कैसे लार्ज कैप में, कैसे धीरे धीरे नफा नुकसान आपको नजर आएगा, और इसमें कितनी तेजी के साथ उछाल नजर आएगा आपको। इसकी एक मिसाल मैं और दिया करता हूँ। एक बाल्टी, ये टब है, 10 लीटर की बाल्टी है। कितनी की बाल्टी है? 10 लीटर की बाल्टी। इस 10 लीटर की बाल्टी में अगर मैं 2 लीटर पानी डाल दूं तो यहीं तक तो आएगा, इसके सेहत पे कुछ फर्क पड़ेगा? लगेगा बाल्टी खाली है, क्योंकि बड़ी बाल्टी है। अच्छा, मान लीजिए पूरी बाल्टी भरी थी, अगर मैं 2 लीटर इसमें से निकाल दूं, यानी इसका नुकसान कर दूं पानी का, तो इतना ही खाली होगा, अभी पूरी बाल्टी भरी रहेगी, देखने वाला कहेगा मैं थोड़ा ही तो नुकसान हुआ है। बात सुमारी कि नहीं सुमारी? क्या हुआ भाई, चैट कर रहे हैं क्या कुछ लोग? भाई ये सब खामखा इधर उधर के तफसीरें बेकार हैं, इसीलिए मैं चैट बंद रखता हूँ। बाकी आप अपना पढ़ने पर फोकस करिए और लिखने पर फोकस करिए। बात सुमारी कि नहीं सुमारी? जी, इसी तरीके से एक बाल्टी में सिर्फ 2 लीटर की बनाऊं, एक बाल्टी में क्या करूं, सिर्फ 2 लीटर की बना। अब ये बताओ, इस बेचारी की हैसियत ही 2 लीटर बाल्टी की, 2 लीटर की बाल्टी, इसमें 2 लीटर का पानी डालूं पूरा भर जाएगा, पूरा इसका बदन पूरा भर जाएगा। अब लगेगा अरे बाप रे बाप, पूरी फुल बाल्टी है। आप होटलों में इसी तरह अगर मैं इसको खाली कर दूं तो ये 2 लीटर पानी निकाल दूं, तो ये चूंकि इसके पास इतना कम है कि पूरी खाली हो जाएगी। अब अगर इसमें मेरा हिस्सा होगा तो मैं भी खाली हो जाऊंगा। बस नहीं, आप दुकानों के अंदर देखते होंगे, होटलों के अंदर जो खाने वाली जो प्लेटें होती हैं, जो आपके सामने, मसलन आपके सामने थाल लाई गई ना, तो वो थाल आपको देखने में यूं नजर आएगी ना, ऊपर से यूं चौड़ी रहेगी, लेकिन इतने कमबख्त होते हैं उसको नीचे से यूं घुमा देते हैं, इसे ऐसे घुमा देते हैं यूं, तो लगेगा ये पूरा है, लेकिन वो यहाँ से कट मारते हैं तो ये सालन इतना ही में होता है, ये पूरा खाली होता है। ये चोर दरवाजा होता है, तुम्हारा समझ नहीं? यानी देखने में सिर्फ ज्यादा लग रहा है। तो इस तरीके की चीजें क्या हुआ करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि स्मॉल कैप और लार्ज कैप, इन दोनों के अंदर किसका मतलब, किसके अंदर हाई रिस्क है और किसके अंदर कम रिस्क है, इसको आप पूरी तरीके से उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि हम किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, किस ग्रुप की कंपनियों के अंदर, मतलब इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, मतलब किस ग्रुप की कंपनियों के अंदर हमको काम करना है। तो मैंने बता दिया कि जब सबसे हाई रिस्क वाली स्मॉल कैप में सबसे तेज नफा ली, तो रिस्क इतना लंबा क्यों लेना? अच्छा, सबसे महफूज लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट देने वाली लार्ज कैप की कंपनी, जाहिर सी बात उसमें जाओगे तो बहुत सब्र करना पड़ेगा, दोनों हम लोगों को नहीं हो पाएगा। बात हमारी, जब दोनों हम लोगों से नहीं हो पाएगा तो अब एक बात यहाँ पर समझने की है। माहिरीन के मुताबिक सबसे ज्यादा महफूज और सबसे बेहतरीन, महफूज तो नहीं कहेंगे लेकिन सबसे बेहतरीन कमाई के हिसाब से दरमियानी दर्जे की यानी मिड कैप की कंपनीज क्या है, मानी जाती हैं। क्योंकि इसमें रिस्क भी कम हो, खैरुल उमूर अवसत, वो हदीस पाक भी कि दरमियानी रास्ता बेहतरीन रास्ता होता है, तो इसमें रिस्क भी दरमियान दर्जे का होता है, और नफा और प्रॉफिट कमाने के भी चांसेस दरमियानी दर्जे के होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, स्मॉल कैप में डूबने का चांस है, लार्ज कैप बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, लेकिन लार्ज मिड कैप जो होता है वो धीरे 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 स्मॉल से दरमियान में आता है, फिर दरमियान से अब उसके लार्ज बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो आप शेयर मार्केट में आप सुनते होंगे कि बहुत आदमी ने इतना लगाया था एकदम से करोड़पति बन गया, उनका उनकी कहानी यही होती, वो या तो स्मॉल होती या मिड कैप होती। तो वो कंपनियां स्मॉल वाली क्या होती, एक बैग, अब वो किसने, स्मॉल में तो बहुत रिस्क होता है, किस्मत का भी खेल हो जाता है कि किसी ने अच्छी स्मॉल कंपनी देख ली और बहुत माहिर पढ़ा लिखा था, तहकीक कर ली स्मॉल कैप की, 20 साल के लिए पैसा डाल दिया। अब जो शेयर स्मॉल का था वो बेचारा 10 रुपए का था, छोटी सी कंपनी थी, वो शेयर कल का अगर 1,000 का बन जाएगा तो आप मुझे बताइए, अगर किसी ने 2 लाख भी लगा दिया होगा तो करोड़ों में जाकर के 20 साल के बाद नजर आएगा।
तो ये अक्सर करके जितनी भी लार्ज कैप कंपनियां बनती हैं वो सब के सब स्मॉल, फिर स्मॉल से मिड, फिर मिड से लाके जाकर के ही लार्ज बनती हैं। इनकी कैटेगरी क्या होती है, यही हुआ करती। तो अब हमें जो फोकस करना, जो माहिरीन जो फोकस करते हैं वो सिंपल सा मिड कैप और लार्ज कैप में फोकस करते हैं, स्मॉल से परहेज करते हैं। पैसा मैंने फिर कहा कि स्मॉल में भी बनता है, तेजी के साथ बनता है, स्पीड के साथ बनता है, लेकिन तेजी के साथ और स्पीड के साथ वो कंपनियां आधी भी हो जाएंगी और डूब भी जाएंगी, ये भी खतरात इसके अंदर हुआ करते हैं। तो उम्मीद है बात आपको सुनना आ गई। तो अब आपके सामने बादल खुले, बादल छट गए, आपके सामने के बादल छट गए, यानी आपके सामने जहां पर 6,000 कंपनीज थी, 6,000 कंपनीज थी, उसमें से अगर आप सेफ खेलना चाहते हो 250 में खेल सकते हैं आप। नहीं, इसको खेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है कि 250 में खेलिए आप। इसी में घुमा फिरा करके, घुमा फिरा करके, इधर उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, आज इसमें लिया तो कल अभी और भी आगे शरायत और टेक्निकल एनालिसिस सब आएगा, इसमें एनालिसिस करते हो, आज इसमें गए तो कल उसमें कूदे, परसों उसमें गए, इसमें से निकले तो उधर, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, कभी इसके दर कभी उसके दर। कैसा शेर है भाई, मैं शेर व शायरी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन सुनता हूँ तो अच्छा लगता है, ठीक है, कोई बोल देता तो सुन लेता हूँ। कभी इसके दर पर कभी उसके दर पर, कैसे है भाई, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। तो आपके सामने 250 गुजरने के लिए काफी, इससे नीचे जाने की जरूरत क्या है, इससे नीचे जाने की जरूरत क्या है। और याद रखिएगा, जब लार्ज कैप और इस तरीके से मिड कैप जब 2% गिरती है, तो स्मॉल कैप 6% गिरता है, 4% गिरता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, लार्ज कैप वाली जो हुआ करती है वो उनके पास इतना पैसा होता है कि पूरी मार्केट को लीड करती है। बस हमारी की हमारी, तो इसीलिए लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर आप जा सकते हैं। अब इसमें भी जब, यानी अभी जाना नहीं, अभी आपके सामने ये खुल करके सामने आ गया कि 6,000 में से 250 आपके पढ़ने के लिए बातें रह जाती हैं। 250, यानी कंफ्यूजिंग जो थी वो खत्म हो गई। अब 250 के अंदर भी कैसे कैसे छटाई करेंगे, ठीक है, 250 के अंदर भी कैसे कैसे छटाई करेंगे, वो धीरे 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 वो मरहला आगे बढ़ रहा है, उस बेस पर आप छटाई करते हुए चले जाएंगे। बस हमारी, तो ये उम्मीद है कंपनियों के तकसीम दुसेबी ने कि वो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा उन्वान आज का समझिए, वो ये है कि शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, शेयर मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, वो कितने किस्म के लोग हैं, और मार्केट को कौन लोग लीड करते हैं, मार्केट को किनकी ताकत के बलबूते पर चलाया जाता है। तो 3 से 4 किस्म के लोग हैं। सबसे पहले नंबर पर रिटेलर लोग होते हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन होते हैं, रिटेलर होते हैं। रिटेलर का मतलब होता है वो लोग जो शेयर मार्केट के अंदर अकेले 1 करोड़ से अकेले का कम पैसा लगाते हैं, वो रिटेलर में आते हैं। यानी अगर 1 करोड़ तक आप यहाँ पैसा लगाएंगे, तो ऐसे 1 करोड़ हो जाए तो आप मार्केट में बहुत बड़े अल्लामा बन के बैठेंगे कि यार 1 करोड़। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा है कि अगर यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपया अकेले का खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप रिटेलर में आएंगे, यानी ठेले लगाने वाले में आएंगे। जो लोग छोटी सी दुकान खोल के बैठे हो तो उसके अंदर आप आएंगे। बस हमारी कि नहीं हमारी। अच्छा, इसी वजह से मैं कहा करता हूँ कि शेयर मार्केट में काम करने से सोच भी बड़ी हो जाती है। यानी ये बताइए, जहां अरबों खरबों 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 रुपया हो, इतना पैसा हो, वहां पर अगर हम जैसे गरीब लोगों को 500 हजार जो नाली कूड़ा करकट के टाइप का जो फेंक देते हैं, वो किसी तरीके से मिल जाएगा, सड़ा गला नोट ही 500 का मिल जाएगा, तो हमारे लिए 1,000 रुपया भी बहुत हो जाएगा, और शेयर मार्केट की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, अगर 1,000 लाख 2 लाख इंसान के पास है, तो आसानी के साथ थोड़ी मेहनत करे तो 20-30 हजार रुपया, 1,500 छोटी सी नियत रखे, सिर्फ 1,500 की नियत रखे रोजाना की, तो इत्मीनान से वो निकाल सकता है। ज्यादा लालच नहीं करना। अक्सर लोग शेयर मार्केट में लालच की बेस पर, इसके असबाब आगे आएंगे, लालच की बेस पर नुकसान उठाते हैं। उनकी लालच होती है कि जब 6,000 हो जाएगा तभी बेचेंगे, और मिलाकर के 1,000 नफा हो रहा था उसको भी नहीं लेते हैं, तो फिर नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि 1 करोड़ वाला रिटेलर में आएगा। दूसरे नंबर का HNI होता है। क्या होता है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी अकेले बहुत ज्यादा माल लगाने वाला। अब इसको ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ के ऊपर अगर कोई अकेले अपना पैसा लगाता, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना, 1 करोड़ से ऊपर, और तंजीम या इदारा नहीं बल्कि अकेले का लगाता है, तो उसको HNI के अंदर रखा जाता है। इनकी थोड़ी बहुत बहुत कम थोड़ी सी हैसियत और वैल्यू मार्केट के अंदर है। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर के जो लोग होते हैं वो होते हैं DII। क्या बोलते हैं, DII। DI क्या मतलब होता है, DI का मतलब, पहले DI से पहले आप FI समझिए, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी गैर मुल्की तंजीम और इदारे जो किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी मसलन इंडिया के अंदर कोई सऊदीया का, कोई जापान का, कोई अमेरिका का, कोई बरतानिया की तंजीम, अकेले नहीं, कोई इदारा, कोई म्यूचुअल फंड, कोई बैंक, कोई इंश्योरेंस कंपनी, यानी वहां का कोई इदारा, वहां की कोई तंजीम हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में आकर के इन्वेस्टमेंट करे, तो इसको कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बात समझ गए।
इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम बोलते हैं DII, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी DII, यानी मुल्की सरमायाकारी करने वाले अदारे। यानी हिंदुस्तान की कोई तंजीम, कोई इदारा, म्यूचुअल फंड, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, यानी कोई भी इदारा हो, कोई भी तंजीम हो जो हिंदुस्तान की शेयर मार्केट के अंदर, हिंदुस्तान की ही है वो, और हिंदुस्तान ही के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, तो उसको कहते हैं DII, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और सबसे ज्यादा मार्केट को लीड करने वाला, मार्केट को चलाने वाला, मार्केट का बाप कौन है, तो उसको समझिएगा, वो है FI और DI। सबसे ज्यादा पावरफुल FI है। बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान की मार्केट माहिरीन से आप पूछ लीजिएगा मेरे इस जुमले को, कि जो चलाने वाले लोग हैं, यानी इसको जो ऊपर नीचे ढकेलने वाले लोग हैं, जिधर को चाहे उधर को ढकेल दें, ये अगर चाहे तो मार्केट का रेट ऊपर कर दें, और ये अगर चाहे तो मार्केट का रेट नीचे कर दें, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है ना कि हम लोग रिटेलर और HNI वाले मिल करके इनका एक बाल बेका भी नहीं कर सकते हैं। तो जिधर को ये चलेंगे उधर ही को हमको भी चलना पड़ता है, जिधर की ये हवा बनाएंगे उधर की हवा हमको भी बना करके चलना पड़ता है। यानी इनके पास इतना अरबों खरबों पैसा। जाहिर सी बात, ये बताइए, एक मंडी लगी हुई हो, उस मंडी में मैं जाऊं, मेरे पास में 10 ट्रक तरबूज है, मेरे पास में 10 ट्रक तरबूज में बेचने के लिए गए। आप एक ठेले के अंदर तरबूज लेकर के बेचने के लिए गए मंडी के अंदर, तो जो रेट मैं चलूंगा कहूंगा वो रेट लगेगा कि आपका रेट लगेगा? आपकी कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं होगी, बल्कि हवा और मार्केट का माहौल मैं बनाऊंगा। मैंने कह दिया कि तरबूज 20 रुपए में बिकेगा, तो तरबूज 20 में ही बिकेगा, वरना जाओ खरीद लो ठेले से। कितना खरीद लोगे? माल मेरे पास में पूरा, मैं जितने में देना चाहूँ उतने में लोगे ना। बाकी जितने गरीब गुरबा होंगे वो ठेले वाले, वो सब उसके ताबे रह करके चलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। मार्केट को जो चलाने वाले लोग और सबसे ज्यादा बाप जो मार्केट को लोग, वो FI होते हैं। और ये भी बड़ा अफसोस का मकाम है कि गैर मुल्की इदारे हमारी मार्केट को चला रहे हैं। तो जिधर की ये हवा बनाते हैं उधर को हम लोग प्लानिंग बनाते हैं। तो क्या पता चल जाएगा कि किस शेयर को खरीदने जा रहे हैं, किसको बेचने जा रहे हैं? तो ये अगर पता चल जाए कि किस शेयर को ये खरीदने जा रहे हैं, किस शेयर को ये बेचने जा रही है, अगर बता देंगे तो खरीदेंगे, बेचेंगे किसको? उल्लू किसको बनाएंगे? ये जब कुछ छुपा के चलेंगे तो हम ही लोग को तो उल्लू बनाते हैं, हम ही लोग की तो काटते हैं। भाई भाई, ये अगर बता दे कि हम फला कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम क्यों उसको बेचेंगे? हम समझ जाएंगे कि यार ये शेयर अच्छा खरीदने जा रहे हैं लोग। ये कहते हैं बेचने जा रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यार ये लोग बेचने जा रहे हैं, तो हम क्यों खरीदेंगे? हम भी बेचने जाएंगे। तो ये चीज छुपी हुई होती है। अलबत्ता दो डाटे हमको मिल जाते हैं, जिन दो डाटा की बुनियाद के ऊपर हम थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं, और किसी शेयर के बारे में एक मुस्बत और मनफी पहलू हल्का सा ले सकते हैं कि भाई इसमें FI इतने हैं, DI इतने हैं, आज FI ने इतना माल खरीदा और इतना बेचे। तो इस तरीके से दो डाटा हम हासिल कर सकते हैं। एक डाटा वो मिलता है कि किस कंपनी के अंदर कितने परसेंट FI बैठे हुए हैं, किसमें कितने DI बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जिसमें जितने ज्यादा FI और DI बैठे होंगे एक अच्छी अलामत होगी। ये बताइए, अगर मुझ जैसा एक गरीब आदमी, ठीक है, अगर किसी शेयर को जाकर के खरीद लेता है, तो आप लोग क्या कहते हैं? यार मुफ्ती साहब ने खरीदा, हमारे उस्ताद इन्होंने खरीदा, कोई तो बात देख करके खरीदा होगा। कोई मतलब मुझ जैसा आदमी जिसको कोई मतलब कुछ भी नहीं पता मार्केट का, तो आप क्या कहेंगे? कुछ देख करके खरीदा होगा ना। ये बताइए, FI DI जिनके पास पूरे लोगों के पैसे होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े माहिरीन अरबों खरबों, पता नहीं अरबों खरबों का फंड लेकर के मैनेज कर रहे होते हैं, ये बताइए किसी शेयर को वो खरीद रहे हैं, वो उल्लू बन करके खरीद रहे हैं, उनको नहीं पता है कि इसमें क्या बात है। तो एक इस तरीके से हम एक मुस्बत पहलू ले सकते हैं कि किसमें FI DI कितने बैठे हुए हैं। तो अगर किसी शेयर के अंदर 3%, 4%, 5% FI DI बैठे हुए हैं, तो एक तरीके से एक मुस्बत पहलू माना जाता है कि यार FI DI तो बैठे हुए हैं। और ये 3-3 माह के ऊपर ये डाटा हमको पता चल जाता है कि किस शेयर के अंदर FI ने अपनी होल्डिंग की तादाद बढ़ाई है और किसमें क्या करी है, घटाई। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बस हमारी अगर घटाई है तो ये कहा जाता है कि मतलब ऐसा नहीं कि उस शेयर को जाकर खरीद लेना, लेकिन ये है कि अगर बढ़ाई है तो भाई कोई तो बात है कि बढ़ाई है इन्होंने, और अगर घटाई है तो कोई तो बात इन्होंने घटाई। भाई दारूम देवबंद के मोहतमिम फला मजलिस के अंदर चले गए, अगर वहां जाना हराम होता तो वो क्यों जाते? जाए थे तभी तो गए हैं। ये सब दलीलें हुआ करती हैं। हम लोग कहते नहीं कि इमाम साहब ऐसा कर रहे हैं, आवाम कहती नहीं कि इमाम साहब ऐसा कर रहे हैं, तो जायज है तभी तो इमाम साहब कर रहे हैं, ना जायज तो क्यों करते? यानी उन्होंने ये अमल किया है, तो माहिर इमाम साहब क्योंकि आलिम दीन है, वो जो करेंगे आवाम उसकी तकलीद कर लेती है। तो इसी तरीके से चूंकि ये लोग बड़े लोग हैं, ये यहाँ के इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल लोग हैं, समझ लीजिए यहाँ के। ठीक है, तो ये जो करते हैं तो उसको हमें देखना पड़ता है पास में, लेकिन ये नहीं कि अंधी तकलीद कर लेनी। यानी एक खसूसियत, एक मुस्बत पहलू हमको मिल जाएगा। और दूसरा इस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं कि रोजाना BSE और NSE की वेबसाइट पे डाटा अपलोड कर दिया था कि आज के दिन FI का अमल क्या रहा मजमूई तौर पर मार्केट के अंदर, कि वो बाय ज्यादा किया है कि उन्होंने सेल ज्यादा किया है। बाय ज्यादा किया है, उन्होंने क्या किया, सेल ज्यादा किया। जाहिर सी बात है, अगर बाय ज्यादा किया होगा यानी कि
ये लोग बाइंग के मोड में चल रहे हैं और मार्केट ग्रीन की तरफ जा सकती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब ये बाय करते हैं तो मार्केट ग्रीन नजर आएगी आपको, अगले दिन भी उसका असर दिखेगा। अच्छा, और अगर सेल करते हैं, सेल का माहौल बनाते हैं, तो आपको मार्केट गिरती हुई नजर आएगी। आप किसी माहिर से पूछिएगा कि पिछले 1 1.5 साल से क्या चल रहा है, तो आप सुनेंगे कि एफआई सेल ज्यादा कर रहे हैं, इसी वजह से पिछले 1 1.5 साल के अंदर मार्केट ने खास इंडियन मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, और ये बुरा वक्त माना जा रहा है 1 1.5 साल के अंदर। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, 1 1.5 साल के अंदर जब बुरा वक्त माना जा रहा है तो भी अच्छा खासा लोग कमा लेते हैं, तो जब अच्छा वक्त आएगा, जब एफआईडी आई, क्योंकि वो सब सरकारों के ऊपर होता है, सरकारों की पॉलिसी के ऊपर होता है कि गैर मुल्की इदारे, कभी कभी होता है किसी सरकार पे भरोसा करते हैं, किसी पे नहीं करते हैं, वो सरकारों की पॉलिसी और उनके मंसूबों से क्या होता है, इत्तेफाक आदमी इत्तेफाक की वजह से वो किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, तो ये सब सारी चीजें हुआ करती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये सब चीजें होती हैं तो इसका असर मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो जब एफआईडीआई का माहौल नजर आता है, अभी आप देखिएगा रोजाना अपडेट कर दिया जाता है ये डाटा। अब ये डाटा आज का तो नहीं है, ये पुराना डाटा, स्क्रीनशॉट में नहीं ले सका, पुराना ही फोटो लगा के दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए 7 जुलाई का डाटा है। या आप जाएंगे सीधा सीधा गूगल पर लिखेंगे FII और DII डाटा टूडे, इतना ही लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर ये एनएसई की वेबसाइट खुलेगी। इस सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी उसको आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे इस तरीके से फोटो नजर आएगी। तो यहाँ पर आज के दिन की पूरी कहानी आप क्या है देख सकते हैं। 9 बजे का आज का डाटा अपडेट हो गया होगा, आज का डाटा भी आप जाकर के देख सकते हैं। क्या देखेंगे, ये 7 जुलाई की मैं दिखा रहा हूँ, देखिए 10,000 करोड़ का माल एक दिन में खरीदा है किसने, डीआई ने, और 9,000 करोड़ का बेचा है। तो कुल मिलाकर के 17,000 करोड़ की बाइंग की तरफ इनका रुझान था। एफआई ने क्या किया, एफआई ने 8,000 करोड़ का माल खरीदा है और 8,000 करोड़ का माल बेचा, लेकिन कुल मिलाकर के गलबा बाइंग की तरफ ज्यादा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर फाइनल रिजल्ट निकालेंगे कि कितना इन्होंने बेचा, कितना खरीदा, तो दोनों का तकरीबन इस दिन की बाइंग जो नजर आएगी, यानी खरीदने की, 2,000 करोड़ का माल इन लोगों ने शेयर मार्केट में खरीदा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर इतना अरबों का एक दिन के अंदर 20,000 करोड़ इन लोगों ने और तकरीबन 16,000 यानी 40,000 करोड़ का माल एक दिन के अंदर खरीदा बेचा गया। जहां पर इतना पैसा, वहां पर मैं यही कहता हूँ 100 500 हजार अगर हमको मिल जाएंगे तो हम यही कहेंगे कि नाली के किनारे जो गंदगी होती वो हम लोगों को हासिल हो गई। बस हमारी की नहीं तुम्हारी। तो इस तरीके से FIDI का रोलानी की भी हम क्या है, इस तरीके देख करके कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाते हैं कि भाई आज इन लोगों ने क्या किया है, तो हम भी उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि यार कल को इंशाल्लाह इसका असर दिखाई पड़ सकता है। अब एफआई ने आज बेच दिया माल, तो जरूर कुछ ना कुछ बात है तभी इन लोगों ने बुरी तरीके से बेचा। इस तरीके के प्रेशर आपको मार्केट के ऊपर नजर आएगा। तो मैंने क्या बताया, कंपनियों की तकसीम बता दी, उसमें कौन रिस्की कौन हाई। जब इस तरह आप देख लेंगे तो आपके सामने 250 पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। अब उन 250 में भी आप जब तजिया करने जाएंगे तो आगे और शराइत आ रही, उनको आप देखेंगे। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, आपके सामने दूसरी चीज मैंने पढ़ाई की, मार्केट में जो काम करने वाले लोग इन्वेस्टर हैं वो 4 किस्म के हैं। रिटेलर की छिनाई की कोई ज्यादा हैसियत नहीं, अलबत्ता FIDI की हैसियत है। और इसकी हैसियत को हम दो हिसाब से पढ़ सकते हैं, तजिया कर सकते हैं। एक ये कि सही सही माही 3 3 माह का डाटा हमको मिल जाता है हर शेयर का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बहुत से लोग ये समझते हैं कि किसी शेयर के अंदर FIDI बैठते हैं तो वो समझते हैं कि ये बैठे हैं तो भागे शेयर, क्यों भाग नहीं रहा। इनकी प्लानिंग 10 10 20 20 साल की हुआ करती है। इनकी प्लानिंग एक 10 10 20 20 साल की हुआ करती है। अभी मैंने 10 15 दिन पहले जब कंपनियों के रिजल्ट जब आ रहे थे, जब टाइम चल रहा था रिजल्ट का, आशा पूरा शेयर था वो काफी गिरा हुआ था, काफी लोग लॉस में उसमें थे। यानी जब कमाई का हुआ तो वो तकरीबन 300 से चल करके एक साल में गया 950 के आसपास था। खूब कमाया भी लोगों ने, लेकिन जाहिर सी बात जब मार्केट गिरी तो वो भी गिरा, आ गया 500 के आसपास। तो मैंने एक स्टेटस लगाया कि ये गिर करके यहाँ तक आ गए, जाहिर सी बात हर शेयर की ये कहानी है कि वो एक हाई लगाने के बाद में कुछ आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए नीचे आता है। जब 500 के आसपास आया तो मैंने स्टेटस लगाया कि यार डीआई और एफआई ने इसमें तो बाइंग को बढ़ा लिया है। यानी गिरा है फिर भी इन लोगों ने परसेंटेज, 3 माह का डाटा मैंने देखा कि बढ़ा हुआ नजर आ रहा, पिछले में कम था, इस बार ज्यादा हो गया है। तो इस तरीके से कोच तो बात है कि गिरा है तो ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद में क्या, तो इस तरीके से एक ये मुस्बत पहलू के तौर पर क्या लिया जा सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। चलिए, ये मान लीजिए किसी भी शेयर का मुझे देखना है तो मैं इस पे सर्च करूंगा। सबसे पहला तरीका ये देखने का कि आप BSE NSE की वेबसाइट पे या जो भी कंपनी होती है उस कंपनी का शेयर का नाम डाल के देखेंगे कि इसमें, तो आपको गूगल से भी मिल जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है,
बहुत से लोग उसमें अंदर तफसील में डिटेल में नहीं जाते हैं। तो जो बेसिक जरूरी जो चीजें होती है ना, वो हर ऐप वाला कहीं ना कहीं अपने ऐप में डाल के रखता है। चलिए मैं देखता हूँ किसी भी शेयर का ऐसे उठा करके। इसको मैंने ले लिया और खोला मैंने इसको। तो इधर इस साइड में आप जाएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ लिखा फंडामेंटल, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको डाटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको नजर आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका कितनी वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी कितनी है, 4,907 करोड़ रुपए की इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। तो यहाँ पर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी का फैसला खुद ही कर सकते हैं किसमें आएगा ये। 5,000 करोड़ से नीचे तो किसमें आएगा, स्मॉल कैप के अंदर आएगा। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है। अच्छा, तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं देखना है। लेकिन उसके बाद में जब आप यहाँ पर देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा एक और ऑप्शन में आपको बता दें जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर का क्या मतलब होता है, प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी के बानी लोग, यानी कंपनी के बानी, यानी कंपनी के जो बनाने वाले, जो कंपनी को कायम करने वाले लोग हैं, उनका जितना ज्यादा हिस्सा यहाँ पर शेयर होल्डिंग के अंदर होता है उतना ज्यादा कंपनी के लिए मुस्बत माना जाता है। उतना ज्यादा कंपनी के लिए क्या माना जाता है, मुस्बत पहलू माना जाता है। क्यों, ये बताइए। अगर मैंने एक दुकान खोली है तो अगर मुझे अपनी दुकान पे भरोसा होगा तो मैं लोगों को हिस्सेदारी क्यों बेचूंगा। अगर मैं दुकान डाल के रखा हूं, ये बताइए, अगर मैं खुद ट्रेडिंग ना करूं और खुद में प्रॉफिट अपना दिखा स्क्रीन, खुद में अपने तलबा का या अपने अपना प्रॉफिट में ना दिखाऊं, तो आप क्या मुझ पर एतमाद करेंगे, कहेंगे यार ये बंदा अपना तो कभी नहीं दिखाता, अपने तलबा को तो कभी नहीं दिखाता, पता नहीं पढ़ाता क्या होगा ये। तो जिस कंपनी ने जिसने बनाई है वो अगर वहां पे अपनी हिस्सेदारी लेकर के ज्यादा बैठी हुई, तो ये मुस्बत अलामत कि इनको अपनी कंपनी पर भरोसा है। वो अगर धीरे 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 आवाम को चिपका रही माल, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी के लिए खतरे की बात होती है कि कहीं ना कहीं आगे इसके लिए नुकसानदेह बात होगी। तभी तो ये लोग धीरे 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 अपने माल को पब्लिक के हवाले कर रहे हैं और अपना हिस्सा धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ये बताइए, मैंने दुकान डाली है, धीरे धीरे मैं शरीकदार बढ़ाते चला जाऊं और अपना हिस्सा धीरे धीरे फरोख्त करता हुआ निकल जाऊं, तो ये कंपनी के लिए मुस्बत नहीं मनफी पहलू माना जाएगा। तो इसलिए एक चीज समझ लीजिए, कंपनी के जो प्रमोटर हैं यानी जब बानी लोग हैं, उनका जितना ज्यादा हिस्सा कंपनी की शराकतदारी के अंदर होगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। और मान लीजिए कि कम से कम 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50%। अब मान लीजिए 47, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कितना होना चाहिए, 50% होना ही चाहिए। अच्छा, ये आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आ गए, तो डोमेस्टिक का यहाँ पर क्या है, 0.38 है, तो ये बहुत कम नजर आ रहा है। डीआई का, एफआई का 3, 4, 5% भी है तो भी अच्छा माना जा सकता है, तो भी। और अगर 10, 15, 20% हो तो बहुत अच्छा इसको हम मान सकते हैं। अब यहाँ पर आप दिखाइए, एफआई 19% लेके बैठे हैं, डीआई का भले से कम है चलो थोड़ा, लेकिन एफआई इतना लेकर के अकेले बैठे हुए हैं कि ये पूरी डीआई की भरपाई भी कर देंगे। एफआई इतना लेकर के बैठे हुए हैं कि ये डीआई की भरपाई भी कर देंगे। तो इसलिए आप यूं मान सकते हैं कि अगर इनका 50 नहीं है, मान लीजिए प्रमोटर का 50 नहीं, यहाँ रट्टू तोता नहीं बनना कि मुफ्ती साहब ने 50 बोल लिया तो 48 है तो उसको नजरअंदाज कर दो, नहीं। अगर इनका 50 नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनका इनका बहुत ज्यादा है, यानी इनका इनका मिला लूं अगर तो भी 70-75% बन गया, तो इन तीनों का हुक्म तकरीबन एक ही, यानी ये सब पावरफुल लोग माने जाते हैं। इनके इन तीनों के पास में मिलाकर के भी अगर 60-70% है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है, इस कंपनी के लिए एक अच्छी बात मानी जाती है। फिर मैं बता रहा हूँ, प्रमोटर का 50 से ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है, डीआई एफआई का 5%, 4%, 3% तक भी अच्छा माना जाता है। अगर प्रमोटर का नहीं 50 है तो भी डीआई एफआई का इतना ज्यादा है कि वो कहीं ना कहीं इनसे अगर इन लोगों ने खरीदा भी है ना तो भी हम अच्छा मानेंगे कि भाई चलो प्रमोटर के पास कम है लेकिन एफआई डीआई बहुत ज्यादा लेकर के बैठे हुए हैं, तो भी एक अच्छा पहलू माना जाएगा। एक इसके अंदर आपको ऑप्शन नजर आएगा पब्लिक का ऑप्शन। तो इन सबको समझने का अच्छा तरीका सबसे बेहतर ये कि अगर मान लो इनका घट जाए तो देखो इनका बढ़ेगा, या इनका घटे तो इनका बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि ये बेच रहे हैं तो इन्होंने ले लिया, या ये बेच रहे हैं तो इन्होंने ले लिया, ये बेच रहे हैं तो इन्हीं में घुम घुमा के रह रहा, इन्हीं का घट बढ़ रहा, तो ये कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों मोतबर इदारे हैं। प्रमोटर सबसे मोतबर माना जाता है कि जितना इनके पास हो, डीआई एफआई उसके बाद में मोतबर माने जाते हैं, उसमें एफआई तो और ज्यादा है, तो एफआई इसके अंदर जो बैठे हुए हैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा पहलू माना जाता है किसी भी शेयर के लिए। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े लोग हैं ये, ठीक है। अगर मुझ जैसे जिसको कुछ नहीं आता उस पर आप इतना भरोसा करते हैं, तो इसी पस मंजर में देखिए कि ये ऐसे ही बैठे हुए हैं कि यहाँ पर लेकर के, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे अहम होता है पब्लिक का हिस्सा देखना है, जो पब्लिक है आवाम, यानी इसमें रिटेलर जैसे लोग आते हैं, हम जैसे लोग जिनको कुछ भी नहीं आता मार्केट के बारे में, तो इनका बढ़ते रहना, इनकी हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर बढ़ती है, ये बड़ा खतरनाक पहलू होता है। इनके हिस्से जितने घट रहे हो तो उतना मजेदार चीज होती है। तो इसको 25 से 30% तक झेल सकते हैं आप, उससे ज्यादा अगर हो 30% ज्यादा तो थोड़ा सा रिस्की होता है, एहतियात करना चाहिए इसी कंपनी से। क्या करना चाहिए, एहतियात। क्यों एहतियात करना चाहिए, जाहिर सी बात है
30%, 40-50% जिस कंपनी के अंदर बेवकूफ लोग बैठे हैं, यानी हम अपनी गिनती हम लोग अपनी बेवकूफी में गए, यानी जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, अंदाजे से ट्रेडिंग करने वाले लोग, तो इनका ज्यादा हिस्से में शरीक होना वहां पर कोई अच्छा पहलू या कोई मुस्बत पहलू नहीं है, बल्कि इनकी तादाद जितनी कम होगी इतना अच्छा पहलू माना जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसके अलावा अब इसके अंदर कुछ दिखाना नहीं बाकी, और प्रमोटर का, फॉरेन का और एफआईडीआई का और पब्लिक का मैंने बता दिया। और बाकी इसके अंदर कुछ देखना चाहें तो एक शेयर के अंदर आपको एक हिस्सा नजर आएगा, ये वाला, इसको मैं बता देता हूँ, बाकी ये कुछ खास नहीं। ये शॉर्ट टर्म के अंदर इसका माजी का डाटा दिखा रहा है कि एक हफ्ते का अगर इसका डाटा निकालेंगे तो 6% लो से, एक महीने में 29%, 3 महीने में 24%, और 6 महीने में 6%, 9 महीने में 29%, यानी एक 6 महीने का पुराना डाटा दिखा रहा। और लॉन्ग टर्म में अगर इसका डाटा देखेंगे तो एक साल के हिसाब से ये तकरीबन 56% का रिटर्न इसका है, 2 साल के हिसाब से 35, 3 साल 374, 303, यानी अगर कोई 3 साल रुके तो 374%, यानी 1 लाख डाला तो 4 लाख बन गया 30 साल के अंदर। तो जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर ये मादी का डाटा जाहिर करता है। तो ये चीज मैंने आप सामने आ गई तो इसको मैंने दिखा दिया, बाकी ये चीज तो खुद भी समझ लेने की। बाकी कंपनी की और दीगर खसूसियात नीचे से कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे रीडिंग करेंगे, इंशाल्लाह इसका बयान क्या है कल और परसों के सबक के अंदर आ जाएगा। तो बहरहाल आज का सबक जो था वो यही था कि कंपनी की छटाई जो हम करेंगे वो धीरे धीरे किस हिसाब से करेंगे वो आपके सामने पेश कर दिया। पहला मरहला कि आपके सामने 250 बस्ती है, 250 के अंदर फिर और मजीद चीजें हम देखते देखते छटाई करते हुए चले जाएंगे। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एक दरखास्त आपसे ये है कि आज के सबक के मुतालिक जरा सा मुझे कुछ जल्दी है, तो थोड़ा सा आज के सबक के मुतालिक अगर कोई सवाल है तो आप मेरे पर्सनल पर कर लीजिएगा, हम पर्सनल पर उसका कोई जवाब जो भी होगा वक्त निकाल करके आपको दे देंगे। ठीक है, आज सवालात का सेशन आप रहने दें, जो भी आपके सवाल होंगे वो आप पर्सनल पर कर लीजिएगा आज के सबक के मुतालिक से, दीगर कोई भी हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है भाई, चैट में लिख दीजिए, ठीक है। बस थोड़ा सा सवाल आप बाद में कर लीजिएगा या पर्सनल पे कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें कि अभी मुझे याद आया। अच्छा, अब मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ दोबारा, 2 मिनट और ले लेता हूँ मैं आपका। एक चीज मुझे और दिखानी थी वो मैं भूल गया दिखाना। चैट न करिएगा, चैट बंद कर दे रहा हूँ मैं, चैट न करिएगा। चलिए, एक चीज और मुझे दिखानी थी वो रह गई। चलिए, इसके अंदर आप वो मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनियां कैसे तलाशेंगे, यानी उनका पूरा ग्रुप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे निफ्टी ने टॉप 50 का बनाया था, निफ्टी 50, तो पूरी मार्केट को जाहिर करता है। तो ऐसे निफ्टी वालों ने मिड कैप का पूरा ग्रुप बना दिया, जैसे निफ्टी मिड कैप, यानी वो अब पूरा, अगर मिड कैप ऊपर जा रहा होगा तो अक्सर कंपनियां आपको ऊपर जाती हुई मिड कैप में नजर आएंगी। निफ्टी स्मॉल कैप, यानी अगर स्मॉल कैप का जो निफ्टी होगा वो ऊपर जा रहा होगा, जैसे निफ्टी पूरी मार्केट को बताता है ना, जैसे पूरी मार्केट के लिए निफ्टी बनाएगा, निफ्टी 50। तो ऐसे ही निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप भी बनाए गए ग्रुप, इसके ग्रुप बनाए गए। तो अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी मिड कैप, यानी उसके कंपनियों के जो दीगर जो शेयर होंगे पूरे मिड कैप के, जो भी 100 150 जो भी होते हैं, उन पे आप नजर रख सकते हैं, उनकी कंपनियों पे, या उनकी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसी तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप अगर ऊपर जा रहा, नीचे गिर रहा, तो आप पूरी निफ्टी, पूरे स्मॉल कैप का, पूरे लार्ज कैप का खाका आपके जहन के अंदर आ जाना चाहिए कि यार स्मॉल कैप का जो निफ्टी है वो नीचे जा रहा है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, इंडाइसिस पे क्लिक करेंगे। इंडाइसिस पे क्लिक करने के बाद में ये हम जाएंगे एनएससी के उस पे, एनएससी के उस पे जाएंगे। और एनएससी के उस पे जाने के बाद में ये आप देखेंगे तो बहुत सारे निफ्टी नजर आएंगे। तो आपको यहाँ पर एक निफ्टी नजर आएगा, मसलन निफ्टी मिड कैप, ये देखिए निफ्टी मिड कैप। तो ये निफ्टी मिड कैप है। अब जाहिर सी बात है, इसमें निफ्टी के मिड कैप के जो शेयर हैं उनको 100 टॉप जो 100 शेयर उनको डाला गया है। इसमें निफ्टी मिड कैप 150 शेयर की पूरी लिस्ट बनाई गई है। तो इस तरीके से ये ग्रुप बंदी बना करके ये गोया कि जाहिर कर रहे होते हैं कि जैसे हम निफ्टी से पूरे मार्केट को समझते हैं, तो ऐसे निफ्टी मिड कैप से मिड कैप के शेयरों को भी समझ सकते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप से स्मॉल कैप के शेयरों को भी समझ सकते हैं कि आज कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे कि नीचे जा रहे होंगे। इस तरीके से इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी स्मॉल कैप का भी आपको नीचे स्मॉल कैप भी मिल जाएगा, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी ये 100 कंपनी इस पर नजर आएंगी, और स्मॉल कैप के नीचे वाले में 250 कंपनी नजर आएंगी। अब इनकी पूरी शेयरिंग की लिस्ट देखनी है, आप इसको खोलिए, और जैसे पहले मैंने आपको बताया था, एनालिसिस पे जाइए। एनालिसिस पे जाने के बाद में क्या करना है आपको, एनालिसिस पे गए, एक मिनट, क्लिक नहीं हो रहा। एनालिसिस पे गए, फिर यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनीज, ठीक है, ये कंपनीज पे गए, और कंपनीज में जाने के बाद में फिर आपको पूरे निफ्टी के जो भी शेयर होंगे मिड कैप के, वो सारे नजर आ जाएंगे आपको। तो इस तरीके से अब इसको ये नहीं कि खरीद लेना, अब पूरा मिड कैप ऊपर जा रहा है, यानी अक्सरियत आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। पूरा स्मॉल कैप मिड कैप नीचे जा रहा है, अक्सरियत नीचे एक रुझान बन गया, एक तजिया मिल गया कि आज निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप में क्या हो सकता है। एक ये फायदा हो गया दिखाने से, और दूसरा एक फायदा आपको ये मिला
कि आप इसमें से मिड कैप या स्मॉल कैप या क्या जो भी आपको जिस कैप के भी शेयर तलाशने वो तलाश करके उस पर आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च करेंगे, बाकी के जो दीगर होंगे। तो आपको निफ्टी वगैरह को आगे अलग से तलाश करने की जरूरत है नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवालात आप कर लीजिएगा पर्सनल के ऊपर।